Welcome students, this is the second video of our chapter Force and Laws of Motion. In the previous video we saw about first law of motion, we got to know about what inertia is, and we also looked for certain examples. Now in this video we'll start with our topic inertia and mass. As we have read in the previous, as we have seen in the previous video, that inertia is the tendency of an object to resist any change in the state of rest और मोशन. किसी भी ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या अपने मोशन की स्टेट में कोई किसी भी तरह का चेंज रेजिस्ट करता है उसको हम इनर्शिया कहते हैं. इन दिस टॉपिक वी विल लुक फॉर द रिलेशन बिटवीन इनर्शिया एंड मास, दैट इज हाउ इनर्शिया एंड मास आर रिलेटेड टू ईच अदर. सिंपल एग्जांपल से हम शुरू करते हैं. अगर आपके पास एक फुटबॉल है और एक स्टोन है of the same size, a stone will definitely have greater mass and football will have a lesser mass than your stone. तो अगर आपके पास स्टोन और फुटबॉल है जिसमें ऑफ द सेम साइज, जिसमें आपका स्टोन का मास ज़्यादा है, हम जानते हैं. अगर आप दोनों को किक करते हैं तो हम देखते हैं कि किक करने पर जो फुटबॉल की जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर्ड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन, क्योंकि स्टोन का मास बहुत ज़्यादा था और स्टोन का मास बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपका उसको डिस्प्लेस करने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा था. तो स्टोन हैविंग ग्रेटर मास हैज़ मोर इनर्शिया, ड्यू टू विच अ लार्जर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द स्टोन. और एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं कि आपका एक कोई छोटी गाड़ी आप ले लीजिए और एक बड़ी गाड़ी ले लीजिए, सपोज कार ले लीजिए और एक ट्रक ले लीजिए. एक कार को हम दो लोग या एक दो लोग जो है उसको पुश करें तो वो आपका मूव कर जाती है. लेकिन अगर वही दो लोग किसी ट्रक को अगर पुश करते हैं तो उस ट्रक का मास ज़्यादा होने की वजह से आपका जो ट्रक है उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. तो हम देख रहे हैं कि आपका वो फोर्स जो कि आपका एक कार को डिस्प्लेस कर रहा था, वही फोर्स आपका ट्रक में एक आपका कोई चेंज आपका प्रोड्यूस नहीं करता, उसकी स्टेट में कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं करता. दिस इज बिकॉज द ट्रक हैज हैड मोर मास देन द कार, ड्यू टू विच आपका ट्रक का इनर्शिया ज्यादा था और इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से आपका जो ट्रक है वो आपका मूव नहीं करता. तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल से हमने देखा कि ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही ज्यादा उसका इनर्शिया होगा, और जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होगा, जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतना ही हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में कोई भी चेंज लाने के लिए. सो we'll say that the mass of an object is a measure of its inertia. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो आपका डिसाइड करता है कि किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कितना होगा. जितना ज्यादा आपका मास होगा उतना ज्यादा आपका इनर्शिया होगा. सो यहां पर हमारा ये टॉपिक आपका खत्म होता है, इनर्शिया एंड मास. नाउ वी लुक फॉर अनदर टॉपिक, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, which is momentum. This is again an important topic. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने देखा कि कोई भी अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में आपका चेंज आता है, यानी देयर इज अ चेंज इन द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब हम देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स
जो है वो आपका कैसे उस ऑब्जेक्ट में आपका एक्सेलरेशन आपका प्रोड्यूस करता है, क्या चेंज उसके एक्सेलरेशन में लाता है। 2-3 एग्जांपल्स हम पहले आपका सिंपली आपका साइट करेंगे और देखेंगे कि फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ। एक टेनिस बॉल ले लीजिए, एक टेनिस बॉल है आपका और एक आपका क्रिकेट बॉल है। The mass of tennis ball is greater than the mass of a cricket ball. टेनिस बॉल का जो जो क्रिकेट बॉल का जो मास है वो आपका टेनिस बॉल से ज्यादा है। वी नो क्रिकेट बॉल इज हेवियर देन द टेनिस बॉल। अगर हम इस टेनिस बॉल से और इस क्रिकेट बॉल से, जिसमें क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा है, अगर हम उससे किसी को हिट करते हैं तो अगर विद द सेम वेलोसिटी, तो आप देखेंगे कि क्रिकेट बॉल से जो आपका इंजरीज हैं वो होने का खतरा ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू टेनिस बॉल, क्योंकि टेनिस बॉल का जो मास है वो आपका बहुत कम है और मास कम होने की वजह से उससे होने वाला जो इम्पैक्ट है वो भी आपका बहुत कम होगा। तो हमने देखा यहाँ पे क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा होने की वजह से आपका उससे होने वाला जो इम्पैक्ट है वो भी आपका ज्यादा है। इसी तरीके से अगर हम कोई भी व्हीकल कंसिडर कर लीजिए, सपोज कोई कार कंसिडर कर लीजिए, जब तक वो कार आपका रेस्ट पे है तो उससे होने वाला जो इम्पैक्ट है वो भी आपका नेग्लिजिबल, उससे किसी को कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर वो कार आपका 1 मीटर पर सेकेंड या इससे भी कम स्पीड पे अगर आपका मूव करती है और किसी चीज से टकराती है तो उससे होने वाला जो इम्पैक्ट है वो आपका ज्यादा होगा और नुकसान ज्यादा होगा, इंजरीज ज्यादा होंगी। तो यानी वहां पे आपका जो वेलोसिटी है वो आपका डिसाइड कर रही है कि आपका इम्पैक्ट कितना होगा। इसी तरीके से हम बुलेट ले लेते हैं, गन में जो हम बुलेट का इस्तेमाल करते हैं, वो बुलेट जब तक आपका ऐसे ही रखी हुई है तो उससे बुलेट का मास बहुत कम होता है। बुलेट वेज अ फ्यू ग्राम्स, बहुत कम उसका जो मास है आपका कुछ ग्राम्स उसका मास होता है। वो बुलेट जब तक ऐसी रखी हुई है तो उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन वही बुलेट जब आपका एक गन से फायर करी जाती है और उसकी एक कंसिडरेबल या बहुत हाई वेलोसिटी उसकी होती है, तो उस हाई वेलोसिटी से मूव करने पर हम देखते हैं कि वो जो बुलेट है वो जब आपका किसी को लगती है तो वो आपको बहुत ज्यादा इंजरीज कर सकती है या करती है। तो यहां पर देयर इज डेफिनेटली अ क्वांटिटी दैट रिलेट्स mass and velocity of an object। ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो कि आपका ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी को रिलेट करती है। तभी हम देख रहे हैं कि आपका जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट से होने वाला जो इम्पैक्ट है वो उसके मास पे भी और उसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। और वो क्वांटिटी जो कि आपका किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी को रिलेट करती है, दैट क्वांटिटी इज मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity of an object। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं। ये क्वांटिटी आपका मास और वेलोसिटी को रिलेट करती है। दस मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी m into v। Since velocity is a vector quantity, hence momentum of an object is also a vector quantity। This formula is P equals to mv। Now we will look for SI unit। We have the formula P equals to mv. The SI unit of mass is kg and the SI unit of velocity is meter per second। So the SI unit of momentum is kg meters per
second. This is the SI unit of momentum. So this is the SI unit. अगर आपको बोला जाए define the unit of momentum, अगर मोमेंटम की यूनिट डिफाइन करने को बोला जाएगा तो हम डिफाइन करेंगे 1 kg मीटर पर सेकेंड. एंड वी कैन डिफाइन 1 kg मीटर पर सेकेंड. द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is 1 kg meter per second when an object of mass 1 kg moves with a velocity of 1 meter per second. अगर 1 kg का ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की जो मोमेंटम है वो 1 kg मीटर पर सेकेंड है. इस तरह से आप मोमेंटम की SI यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं. These are two factors thus we see that the two factors that make momentum are mass and velocity. We know the mass of an object does not changes, so the quantity that can change is the velocity. So जब आपका किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगेगा जिससे उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो वेलोसिटी चेंज होने पर उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी चेंज होगा. So the factor which brings about a change in the momentum of an object is the velocity. Change in velocity produces a change in the momentum when an unbalanced force acts on it. So अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे which is second law of motion. देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझने से पहले हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे. देखिए, जब भी अगर कोई कार है, अगर उसकी बैटरी डेड हो जाती है तो उसको शुरू करने के लिए हमको उसे पुश करना पड़ता है सो दैट एक सर्टेन एक्सेलरेशन हो और वो एक्सेलरेशन की वजह से आपका कार का इंजन जो है वो आपका स्टार्ट हो जाए. अब जनरली जब हम उसको पुश करते हैं तो हम उसको जब पुश करते हैं, दो लोग अगर उसको पुश कर रहे हैं तो हम उसको ऐसे पुश करते हैं कि आपका कुछ समय के लिए हम उसको पुश करते हैं फॉर सर्टेन सेकेंड्स और मिनट्स समटाइम्स, सो दैट आपका जो कार है वो इतनी एक्सेलरेट हो जाए या इतना एक्सेलरेशन इसमें हो जाए जो कि उसके इंजन को शुरू करने के लिए काफी हो. हम उसको कभी भी बहुत वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए पुश नहीं करते. अगर हम उसको बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए पुश करेंगे तो वो आपका जो है उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए आपका सफिशिएंट नहीं होगा. लेकिन अगर हम वही फोर्स जो हमने बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लगाया था, अगर हम वही फोर्स एक लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन के लिए लगाएंगे तो लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन अगर हम लगाएंगे तो कार का मोमेंटम जो है वो आपका ज्यादा चेंज होगा. कार का मोमेंटम क्यों चेंज होगा? क्योंकि आपका एक्सटर्नल फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो आपका मोमेंटम भी चेंज होगा. तो जब हम वही फोर्स आपका एक लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए लगाते हैं तो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए लगाने पर आपका दैट कॉजेज अ चेंज इन द वेलोसिटी एंड द चेंज इन द वेलोसिटी कॉजेज अ चेंज इन द momentum of an object due to which the car may start. तो यहां से हम ये देख रहे हैं that not only force but time duration is also important for change in momentum of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करने के लिए सिर्फ फोर्स ही मैटर नहीं करता, ये भी मैटर करता है कि आप वो फोर्स कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए लगा रहे हैं. सो यहीं से हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आता है. द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन states that the rate
of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारे कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एज द वर्ड रेट, द रेट वर्ड डिनोट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम टाइम की रिस्पेक्ट में कितना चेंज होगा वो आपका डिपेंड करता है कि आपका कितना एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर लग रहा है. सो दिस इज आवर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सो बोथ द फैक्टर्स, दैट इज द टाइम ड्यूरेशन and the force acting on the object, are important for causing a change in the momentum of an object. Now we will mathematically formulate second law of motion. That is, we'll give a formula for force. So let's start with the mathematical formulation. Consider an object of mass m, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है m, जो कि आपका u इनिशियल वेलोसिटी से आपका मूव कर रहा है. हम उस पर F फोर्स लगाते हैं. An external unbalanced force F is applied on the object and the velocity of the object increases from u to v in time t. m mass of the object, u initial velocity है, f force t टाइम के लिए हम लगा रहे हैं, तो उसकी velocity बढ़ के u से हो जाती है आपका v. Initial momentum p1. When we talk about initial momentum, we take initial velocity equals to mass into initial velocity. Final momentum P2 equals to mass into final velocity mv. Change in momentum. The change in the momentum of the object we know is proportional to final minus initial. Since final velocity is more, so we'll subtract initial velocity, initial momentum from the final momentum. That is mv minus mu. Rate of change of momentum. When we say rate of change of momentum, we relate the quantity with time, or we know from the second law of motion the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. So we can replace this rate of change of momentum with force, that is F, force applied by the object, is equal to mv minus mu upon t. The rate, from second law of motion, we know the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied and balanced force. So in the place of rate of change of momentum, we'll replace this by the force that is being applied. So F is proportional to mv minus mu upon t. Take m common. We have F proportional to mv minus u upon t. We know the formula of acceleration from the previous chapter. We have a equals to v minus u upon t. So we can replace this whole quantity v minus u upon t by a. So we have F equals to F proportional to ma. When we replace the sign of proportional sign with equals to, we have a constant k.
जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे तो देयर कम्स अ कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट ऑफ proportionality. Whenever sign of proportional sign is replaced by sign of equals, there comes a constant. Always there comes a constant, but it's not necessary that every time the constant is same. Here the constant is k. In other situations the constant will be something different. So k is constant of proportionality. For convenience, के लिए हम k की वैल्यू को 1 लेंगे. सो वी हैव f इक्वल्स टू, विल पुट 1 in place of k, so we have f equals to ma. So this is the formula for force. Thus force, it can also be defined as product of mass and acceleration of an object. So we have mathematically formulated force as product of mass and acceleration. So second law of motion basically help us to measure the force applied. The first law of motion tells us about the cause of motion, but the second law of motion help us to measure the force that is being applied, and we can calculate the force applied or measure the force by using the formula. So F equals to ma. Now we will look for the SI unit of force. The formula F equals to ma. We know the SI unit of mass is kg and the SI unit of acceleration is meters per second square. So the SI unit of force is kg meters per second square or Newton. So this is the SI unit of force. If you are writing the SI unit of force Newton in full, so you will initiate with small letters. If you are writing only the symbol, so you will write the capital letter. That is, for example, if you are writing 10 Newton, if you are writing Newton in full, you will write 10 Newton, or if you are writing in symbol, you will write it as 10 Newton. So Newton is the SI unit of force. If the question arises, define the unit of force. So basically you have to define 1 Newton. We can define 1 Newton as the force exerted or acting on an object is 1 Newton when an object of mass 1 kg moves with an acceleration of 1 meter per second square. अगर 1 kg का ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो आपका जो फोर्स होगा, जो एक्सर्ट करेगा ऑब्जेक्ट, वो आपका 1 न्यूटन होगा. इस तरह से आप यूनिट ऑफ फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं. नाउ वी विल लुक फॉर सम एग्जांपल्स of second law of motion or certain phenomena which are being explained by second law of motion. The very first example is a fielder pulls his hands backwards while catching a ball. एक फील्डर जो है वो बॉल को कैच करते हुए अपने हाथों को आपका पीछे खींचता है. रीजन बीइंग, आपका एक फील्डर जैसी बॉल को कैच करता है वो अपने हाथों को आपका पीछे खींचता है, पीछे की तरफ ले जाता है हाथों को. पीछे की तरफ आपका हाथों को ले जाने का रीजन ये है कि वो आपका एक्सेलरेशन को आपका डिक्रीज करता है. जो आपका बॉल की वेलोसिटी को आपका मैक्सिमम से मिनिमम करने के लिए वो आपका टाइम इंटरवल को बढ़ाता है.
तो टाइम इंटरवल को वो जितना ज़्यादा टाइम इंटरवल लेगा, आपका जो फोर्स है वो उतना ही आपका कम होगा, और जो इंजरीज होने का जो खतरा है उसके हाथों में वो उतना ही कम होगा. वी नो, we read about F equals to ma or F equals to m v minus u upon t. That is, the force is inversely proportional to the time. टाइम इंटरवल जितना ज़्यादा होगा, आपका जो फोर्स है वो उतना ही कम होगा. तो फील्डर जब अपने हाथों को पीछे खींच रहा है, फील्डर जो है वो आपका उस वो टाइम बढ़ा रहा है जिस टाइम में आपका जो बॉल की जो वेलोसिटी है वो आपका मैक्सिमम से मिनिमम पे आएगी, और जितना ज़्यादा टाइम आपका वो लेगा, जो फोर्स है वो आपका उतना ही कम होगा, और जिससे आपका जो उसके हाथों पे इंजरीज होने का खतरा आपका कम होता है. दूसरा आपका एग्जांपल है आपका जो एथलीट्स इन हाई जंप आर मेड टू फॉल ऑन कुशंस. हाई जंप में जो एथलीट्स हैं वो कुशंस या सैंड बेड में उनको आपका गिराया जाता है. कुशंस या सैंड बेड्स पर जब आपका एथलीट्स गिरते हैं तो उनकी जो वेलोसिटी है, ऊपर से उनका जो एक्सेलरेशन है वो आपका सडनली आपका ज़ीरो नहीं होता, या उनकी जो वेलोसिटी है वो आपका सडनली मैक्सिमम से मिनिमम नहीं आती. वो आपका कुशंस पे गिरने पर जो एथलीट्स हैं वो धीरे धीरे सेटल होते हैं, और जब वो धीरे धीरे सेटल होंगे तो धीरे धीरे सेटल होने की वजह से वो आपका वो टाइम इंटरवल बढ़ा रहे हैं, और जब वो टाइम इंटरवल बढ़ाएंगे तो जो फोर्स है वो आपका कम होगा, और फोर्स अगर कम होता है तो आपका जो इंजरीज हैं अगेन वो आपका कम हो जाती हैं. सो ये आपका दीज आर द टू instances or two phenomena that are generally being explained by your Newton's second law of motion, that is, by increasing the time interval we can reduce the force due to which the injuries can be avoided. Now lastly, we'll look for one more important topic. This is very important question that many times that comes in exams. Deduce first law of motion from second law of motion. अब हम आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करेंगे न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से. देखिए, वी नो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F equals ma, and acceleration equals to v minus u, acceleration equals v minus u upon t. Put this in a, so we have F equals to m v minus u upon t. इस टी को इस तरफ आपका फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए. वी हैव एफ टी इक्वल्स टू एम वी माइनस यू. द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेज दैट अगर ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, या जिस वेलोसिटी से आपका मूव कर रहा था उसी वेलोसिटी से आपका मूव करता रहेगा. दैट इज इफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज जीरो. अगर ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, यानी F अगर जीरो है, यहां रख दीजिए F जीरो. सो वी हैव जीरो इंटू टी इक्वल्स टू एम वी माइनस यू, और जीरो इक्वल्स टू एम वी माइनस यू, और v इक्वल्स टू यू. दैट इज ऑब्जेक्ट पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से आपको मूव कर रहा था वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा. यानी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वही उसकी फाइनल वेलोसिटी भी होगी. यानी ऑब्जेक्ट अपने मोशन की स्टेट में कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं करेगा. सेकेंड, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो सेज दैट इफ एन ऑब्जेक्ट
इज एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, दैट इज, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। और जब ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, सो पुट दिस हियर, इफ u इक्वल्स टू 0 v इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, तो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगी। यानी अगर ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है तो वो आपका रेस्ट पे ही रहेगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी भी रेस्ट पे ही, उसकी फाइनल वेलोसिटी भी 0 है। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इस तरह से हम आपका न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो आपका जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज हैं वो 0 होंगी, इंडिकेटिंग दैट ऑब्जेक्ट के जो स्टेट ऑफ मोशन इसमें कोई चेंज नहीं आया। और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, दैट इज u इक्वल्स टू 0, तो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे रहेगा एंड हेंस इट्स फाइनल वेलोसिटी विल आल्सो बी 0। तो यहां पर हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी आपका खत्म होता है। So students, in the next video, we'll look for Newton's third law of motion and conservation of linear momentum. Stay connected. Thank you.